हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी टाइम। तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे कि जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो उस टाइम इंडिया के हालात क्या थे, और अगर मुगल्स थे तो मुगल्स के डाउनफॉल का क्या कारण था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने कैप्चर में किया और हम पे 200 सालों तक राज किया। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनको सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स मिले थे, उनको आर्मीज रखना अलाउड नहीं था। पर हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स भी लड़ी। वॉर्स के लिए आपको आर्मीज की ज़रूरत होती है, तो कैसे उनके पास इतनी पावर आई कि वो आर्मीज भी रखने लग गए थे? इसका जवाब हमें मिलता है इस चीज़ से कि जब 18th सेंचुरी शुरू हुई तो उस टाइम मुगल्स की पावर में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। जो मेजर मुगल्स थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, इनके टाइम में कोई भी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। पर औरंगज़ेब के टाइम में पावर इनकी डिक्लाइन होने लग गई। ऐसा क्यों था? मेनली बिकॉज ऑफ औरंगज़ेब्स रिलीजियस पॉलिसीज़। वो रिलीजियसली बहुत इंटॉलरेंट थे। उन्होंने जजिया भी दोबारा लगा दिया। एक तरफ अकबर ने सभी धर्मों के साथ मिलजुल के रहने की कोशिश की, वहीं बिल्कुल ही पैरेलल ऑपोजिट थे औरंगज़ेब, जिन्होंने बिल्कुल ही रिलीजियस इंटॉलरेंट पॉलिसीज़ अपनाई, जिसकी वजह से जो इनकी प्रजा थी उसमें बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट आ गया था मुग़ल रूल के लिए। फिर भी मुग़ल रूल स्ट्रॉन्ग हो सकता था अगर उनके औरंगज़ेब के जो सक्सेसर्स थे वो स्ट्रॉन्ग होते, पर उनके सक्सेसर्स भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और जब इनके सक्सेसर्स आए, जिनको हम लेट मुगल्स कहते हैं, उनके टाइम में तो किंगडम से जो छोटे छोटे राज्य थे वो अलग होते गए और उन्होंने अपने एक इंडिपेंडेंट राज्य ही बना लिए। फिर हम देखते हैं कि मुगल्स को ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े जिसकी वजह से मुगल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होता गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंजेस में सबसे मेन ये था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, मतलब जो पंजाब वाला एरिया है, उस साइड से बहुत ज़्यादा अटैक्स होते थे। तो जो फॉरेनर्स थे वो उस रूट से आते थे और इंडिया में प्लंडर करके चले जाते थे। पर मुगल्स ने कभी भी उस साइड पे ध्यान नहीं दिया। वो साइड को बिल्कुल ही निगलेक्ट करके रखा गया और कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं लिए गए कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सेफ रखा जाए। तो इसीलिए वहाँ से बहुत बार अटैक होते थे और इंडिया को लूटा जाता था। तो 1738-39 में नादिर शाह इंडिया में आए। उन्होंने लाहौर को कैप्चर किया, मुगल आर्मी को करनाल में हराया। तो इस करनाल की बैटल को 1739 में बैटल ऑफ करनाल भी बोला जाता है। इसमें जो मुगल रूलर मोहम्मद शाह थे उनको इन्होंने कैप्चर भी कर लिया। दिल्ली को पूरी तरह से लूट डाला। दिल्ली पूरी डिवास्टेट हो गई थी। और उसके बाद वो यहाँ से लूट कर क्या क्या गए? पीकॉक थ्रोन ले गए। कोहिनूर डायमंड जो हमारा था वो इस टाइम लूटा गया था और 70 करोड़ रुपए कैश भी इन्होंने यहाँ से लूटा था। और उसके बाद इन्होंने जितनी भी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज थी उस पर भी कैप्चर कर लिया। तो जो वेस्ट ऑफ इंडस था वहाँ पे अब नादिर शाह का रूल था। तो मैप में देखते हैं। पहले हम देखते हैं ये पीकॉक थ्रोन है जो शाहजहां का बहुत फेमस था। तो ये आपको डिटेल्स याद नहीं रखनी है, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि इसकी अभी जो 1999 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 4.5 बिलियन थी। तो आप सोच सकते हैं कि इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये इंडिया से लूट कर लेकर गए थे नादिर शाह। एंड सिमिलरली जो कोहिनूर डायमंड है वो इस टाइम पे जो वहाँ की महारानी है यूके की, उनके क्राउन में है और ज्वेल हाउस है टावर ऑफ लंदन, वहाँ पर रखा गया है। और ये हम देखते हैं कि जब नादिर शाह आए तो वो इस साइड से आए थे। फिर उसके बाद ये इंडस रिवर है, तो इसके जितना भी वेस्ट वाला सारा एरिया है यहाँ पर नादिर शाह ने अपना रूल किया और उन्होंने काबुल को भी अपने कंट्रोल में रखा। तो आप देख सकते हैं कि नादिर शाह यहाँ से आए, उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से लूटा और वो वापस गए और ये वाला एरिया भी सारा उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। नादिर शाह के बाद जो उनके सक्सेसर थे अहमद शाह अब्दाली, वो 1748 से 1767 में बहुत बार इंडिया में आए और उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया इंडिया में। मुगल्स ने इनको पैसिफाई करने के लिए इनको पंजाब भी दे दिया 1751-52 में। 1757 में अब्दाली वापस इंडिया में अटैक करने आए और उन्होंने दिल्ली पे अपना कंट्रोल भी कर लिया। जब अब्दाली इंडिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपने पीछे एक अफगानी केयरटेकर को रखा जो उनके बिहाफ पे रूल करेगा और उन्होंने
एक रिकग्निशन दे दी कि हाँ आलमगीर टू जो है वो एम्परर हैं, और उन्होंने रोहिल्ला चीफ नाजिब-उद-दौला को मीर बख्शी बनाया। तो मीर बख्शी किसे कहते हैं? हेड ऑफ मिलिट्री को मीर बख्शी कहते हैं। पर अगले ही साल 1757 के अगले साल 1758 में जो मराठा चीफ रघुनाथ राव थे, उन्होंने पहला तो नाजिब-उद-दौला को निकाल दिया। मतलब जो अहमद शाह ने जिन्हें मीर बख्शी बनाया था, रघुनाथ राव ने उनको निकाल दिया। और ऊपर से जब हमने देखा कि पहले उन्होंने पीस के लिए मुगल एम्परर्स ने उनको पंजाब दे दिया था, तो रघुनाथ राव ने वो भी कैप्चर कर लिया। सिमिलरली अगर आप देखें तो 1757 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो थी बैटल ऑफ प्लासी। तो बेसिकली अब हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे इंडिया में काफ़ी कुछ हो रहा था। 1757 में ही अब्दाली ने कैप्चर किया दिल्ली को, और 1757 में ही ब्रिटिशर्स को 24 परगनास का दीवानी राइट्स मिले थे बैटल ऑफ प्लासी की वजह से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1758 में जब ये सब हुआ, तो 1759 में अब्दाली दोबारा अटैक करने के लिए वापस आए, और इससे जो वॉर हुई उसे कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मराठास वर्सेस अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें मराठास बुरी तरह से हार गए और उनका इंडिया पे रूल करने का सपना भी वहाँ पे ही ख़त्म हो गया। तो जैसे कि हमने देखा कि एक्सटर्नल चैलेंजेस मेजर सबसे ये थे कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था उससे बार बार मुगल टेरिटरीज पे अटैक होता था, और उन टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई स्टेप नहीं लिया गया था। तो आफ्टर एक्सटर्नल चैलेंजेस द मेजर चैलेंजेस द इंटरनल वन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि अगर औरंगजेब के बाद जो उनके सक्सेसर्स होते वही स्ट्रांग होते तो शायद मुगल रूल ज़्यादा देर तक चलता, पर उनके बाद के जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। अगर आप ये इतने सारे रूलर्स की टाइमलाइन देखें तो ये 5 साल तक रूलर रहे, ये सिर्फ एक ही साल तक रूल कर पाए, इन्होंने सिर्फ 6 साल रूल किया, और ऐसे ही बस एक 2-2 साल के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 सालों के लिए ही इन रूलर्स का रूल था। तो इससे साफ पता चलता है कि कितने ज़्यादा वीक रूलर्स थे। तो सबसे पहले बहादुर शाह थे, ये 63 ईयर्स की इतनी बड़ी उम्र में राजा बने थे, और इनको शाह बेखबर कहा जाता था क्योंकि इनको अपने पॉलिसीज़ की कोई खबर नहीं थी, इनको अपने राज्य की कोई खबर नहीं थी। इन्होंने पैसिफिक पॉलिसीज़ अपनाने की कोशिश की कि सबके साथ यूनिटी करने की, और इसी के चलते इन्होंने मराठास के शाहूजी महाराज को भी फ्री कर दिया था। इनके बाद जहांगीर शाह आए, इन्होंने जजिया को अबॉलिश कर दिया, इन्होंने इजारा सिस्टम को दोबारा लेकर आए इंडिया में। इजारा सिस्टम में होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए। तो वो पर्टिकुलर एरिया आपको मिलता है ऐसे है कि यू हैव टू बेट द हाईएस्ट अमाउंट, कि आप इस पर्टिकुलर एरिया से इतना रेवेन्यू लाकर दे सकते हो। ये इसे इजारा सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद फारूक सियार आपको याद होना चाहिए, हमने लास्ट चैप्टर में किया था, जिन्होंने इंग्लिश को 1717 में मैग्ना कार्टा दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इनको सैयद ब्रदर्स की मदद से राजा बनाया गया था। सैयद ब्रदर्स इंपॉर्टेंट है, इनको किंग मेकर्स भी बोला जाता है। तो सैयद ब्रदर्स थे कौन? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। पर सैयद ब्रदर्स ने इवेंचुअली नोबल्स के साथ साजिश करके फारूक सियार को मार डाला था। तो ये पहली बार हुआ था कि किसी रूलर को उनके नोबल्स ने ही मार दिया। फिर उसके बाद सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को रूलर बनाया, एम्परर बनाया, पर मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को मार डाला, बिकॉज उन्होंने सोचा कि अगर वो पिछले एम्परर को मार सकते हैं तो वो मेरे को भी मार सकते हैं। फिर मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ हिज रंगीन मिजाज। इनके ही टाइम में बैटल ऑफ करनाल हुई थी, जो मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि 1739 में नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया था और मोहम्मद शाह को भी कैप्चर कर लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं अहमद शाह। इनके पीरियड में इतना कुछ मेजर हुआ नहीं था, बीच में 2-3 रूलर्स और थे, जैसे राफ़ी-उद-दरज़ात, राफ़ी-उद-दौला, ये सिर्फ 2-2 महीनों के लिए रूलर्स बने थे, तो ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो मेन आते हैं आलमगीर टू। इनके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, मैंने आपसे पिछली स्लाइड में ये भी डिस्कस कर लिया, और अहमद शाह अब्दाली ने इनको मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज किया था, और अब इनकी जगह पर इनके साथ अफगानी केयर टेकर भी रखा था, नाजिब-उद-दौला को मीर बख्शी बनाया था। फिर रघुनाथ राव ने कैसे उनको रिमूव किया और कैसे फिर बैटल ऑफ पानीपत हुई थी।
फिर शाहजहां 3 आए, शाह आलम 2 आए। तो शाह आलम 2 इम्पॉर्टेंट है, इनके टाइम में बक्सर और पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो जैसे आप 1759 देख रहे हैं, तो 1761 में हमें पता है कि बैटल ऑफ पानीपत हुई है और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। उसके बाद अकबर शाह टू ने सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही किया कि उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया। और उसके बाद बहादुर शाह जफर है, जिन्हें बहादुर शाह 2 बोला जाता है। तो इन्हीं के टाइम में 1857 में पहली क्रांति हुई थी स्वतंत्रता की। तो ये सारे आपके मुगल रूलर्स हैं, और आपने देखा कि इन्होंने ऐसा कुछ भी मेजर काम नहीं किया या फिर कोई भी ऐसे मेजर स्टेप्स नहीं लिए कि एम्पायर को बढ़ाया जा सके। तो इसकी वजह से मुगल रूल जो था वो डिक्लाइन होता गया। हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले जो 1526 में मुगल रूल की इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। और जब मराठास का भारत पे रूल करने का सपना खत्म हुआ, तो वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी। तो इतनी सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो पानीपत में ही क्यों लड़ी जाती हैं, और यही क्वेश्चन 2014 के मेंस में भी पूछा गया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1761. Why were so many empire-shaking battles fought at पानीपत? तो अब हम मैप में देखते हैं कि पानीपत है कहाँ। पानीपत हरियाणा में है और ये यमुना रिवर के बैंक्स पे है। और ये यहाँ पे, जैसे हमें पता है कि इंडस इधर से जाती है और यहाँ पे गंगा वाले फर्टाइल प्लेन्स है, तो ये एक बहुत ही फर्टाइल लोकेशन पे इस्टेब्लिश्ड है। और यहाँ पे वॉर्स कौन कौन सी हुई हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी और यहीं से मुगल राज्य की स्थापना हुई थी। फिर सेकेंड बैटल थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर जीत गए थे और इससे ही मुगल साम्राज्य और काफ़ी देर के लिए चल पाया था इंडिया में। और फिर थर्ड बैटल हुई थी 1761 में मराठास वर्सेस अब्दाली। तो इससे मराठास के एम्बिशन जो थे भारत पे रूल करने के, वो भी ख़त्म हो गए। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे लड़ाइयाँ होती क्यों थी। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है पानीपत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो जो पानीपत की लोकेशन है उसमें पानीपत में बैटल्स इसलिए होती थी क्योंकि एक पार्टी जो थी उसको नॉर्थ वेस्ट से आना होता था, क्योंकि उनको दिल्ली पे कैप्चर करना होता था। और फिर जो या तो वो राजस्थान वाली साइड से आकर अटैक करते, पर राजस्थान में जैसा कि आपको पता है डेजर्ट्स हैं, तो इट्स नॉट अ गुड लोकेशन। सिमिलरली जो नदर्न एरियाज थे वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस थे, तो वहाँ से आकर वॉर करना भी बहुत मुश्किल था और बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। और सिमिलरली जो डिफेंडिंग पार्टी थी यहाँ पे, जो वो इंडियन रूलर्स थे, वो पानीपत को बहुत ही कन्फ्रंटेबल स्ट्रैटेजिक ग्राउंड मानते थे। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। सेकेंडली ईजी ट्रांसपोर्टेशन। तो पानीपत दिल्ली के बहुत नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर फूड सप्लाईज, वेपन्स, मिलिट्री सप्लाईज, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी था। फर्दर अगर आप कैपिटल में ना लड़ के कैपिटल के पास वाली किसी सिटी में लड़ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे इन द केस पानीपत है, तो वो आपकी कैपिटल को कन्फ्लिक्ट से बचा कर रखता है, इंसुलेट करके रखता है। इसलिए सेकेंड रीज़न ये था। थर्ड रीज़न था फ्लैट ग्राउंड। तो पानीपत और पानीपत का सराउंडिंग जो एरिया था वो एक फ्लैट ग्राउंड था, और उस टाइम न्यूक्स तो होते नहीं थे कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से अपना बटन दबाएंगे और न्यूक्स आएंगे और सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। उस टाइम तो ग्राउंड पे ही लड़ाई होती थी। तो इसीलिए ऐसा फ्लैट ग्राउंड कैवलरी मूवमेंट के लिए सूटेबल था, और जो कि कैवलरी मूवमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन थी क्योंकि इट वॉज द मेन मोड ऑफ वॉरफेयर एट दैट टाइम। फिर उसके बाद इसको ढूंढना इजी था क्योंकि शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, तो यहाँ तक का रास्ता ढूंढना वॉज ईजी। फिफ्थ रीजन इज ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल। पर्सनली मुझे बारिश पसंद नहीं है, तो शायद उन लोगों की भी बारिश, और वैसे भी बारिश में लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे पानीपत का जो मॉनसून रेनफॉल का सीजन है वो बहुत शॉर्ट था, तो यहाँ पे फाइट करना ईजी होता था। और जो सिक्स रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड आर्टिजन्स। तो वहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिजन्स थे वो एक्सपर्ट थे वॉरफेयर रिलेटेड मटेरियल्स बनाने में। तो अगर आपका सामान ख़त्म हो जाता था वॉर का, तो उसको दोबारा वापस लेना बहुत ईजी हो जाता था। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो हुआ उसके मेन वजह क्या थे। तो इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एम्पायर रिलेटेड, सेकेंड इज रीजन रिलेटेड। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि एम्पायर रिलेटेड कॉजेज ही मेन कॉज थे डिक्लाइन के, कि जो
मुगल से उनके इनहेरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में ही प्रॉब्लम थी, इसलिए मुगल्स का डिक्लाइन हुआ। ऑन द अदर हैंड पीपल आर्ग्यू कि रीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, कि जैसे टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी थी, जो रीजनल पार्टीज थी वो अपनी नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स कार्व कर रही थी, तो इसकी वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज शिफ्टिंग अलीजियंस ऑफ जमींदार्स। जमींदार्स कौन थे? जमींदार्स जो थे वो हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ लैंड थे, और उनको राजाज, राय, ठाकुर, देशमुख ऐसे ही बहुत सारे नामों से जाना जाता था। तो जमींदार्स का काम क्या था? जमींदार्स मुगल एम्पायर की रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते थे, और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते थे। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उनके पास सोल्जर्स भी होते थे। विद द डिक्लाइन इन पावर ऑफ मुगल एम्पायर, इनकी पावर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता गया, और इन्होंने नोबिलिटी के साथ मिलकर उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी कि नोबेल इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो अपने नए इंडिपेंडेंट किंगडम या फिर मुगल से अलग ही हो जाएं। सिमिलरली ऑन द सेकेंड रीजन वी काउंट इज जागीरदारी क्राइसिस। तो जागीरदार कौन थे? ये नोबल क्लास थी जिसमें वो लोग होते थे जिनको या तो लार्ज जागीर मिली होती थी, या मनसब जिन्हें बोलते थे वो मिले होते थे, या फिर इनको सूबेदार बनाया होता था। तो जो जागीरदार थे उनके बीच में बिल्कुल यूनिटी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग रेस को बिलोंग करते थे। जैसे इनकी डिवाइजिवनेस का जो कारण था वो ये था कि ये बहुत अलग अलग रिलीजन के थे, कि कोई नोबल जो था वो हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई किसी और रिलीजन के थे। सिमिलरली होमलैंड्स के पीछे इनमें डिवाइजिवनेस थी कि कोई अफगान से था, कोई तुर्क था, कोई इंडियन था। तो इस चीज़ के पीछे भी इनमें लड़ाई होती रहती थी। तो म्यूचुअल जेलसी और इनकी जो कंटेस्ट फॉर पावर थी, इसकी वजह से ना सिर्फ मुगल एम्पायर की प्रेस्टीज कम हुई, पर इनके वजह से ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी होता गया। और ये पार्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है, ज़मींदार कौन थे और जागीरदार कौन थे, क्योंकि प्रीलिम्स में 2018 में इसका क्वेश्चन भी आया हुआ था कि हु वर ज़मींदार्स एंड जागीरदार्स। तो जब हम लास्ट में जाके प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम वहाँ पे भी दोबारा देखेंगे। थर्ड रीजन इज द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। तो जो रीजनल पावर्स थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी कि वो बार बार मुगल्स की अथॉरिटी को डिफाई कर रहे थे। जैसे जो जाट्स थे, सिख्स थे, मराठास थे, वो बार बार मुगल एम्परर्स के खिलाफ वॉर्स वेज कर रहे थे। दो उनको पता था कि वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो मुगल से जीत पाए, पर बार बार ऐसी लड़ाइयों पे मुगल्स की बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे। तो अगर हम राजपूत्स को देखें तो राजपूत्स के साथ, अगर आपने जोधा अकबर देखी है तो आपको पता होगा कि अकबर जो थे उन्होंने राजपूत प्रिंसेसेस के साथ शादी करनी शुरू कर दी थी ताकि एक यूनिटी सी फॉर्म हो सके। पर औरंगजेब ने बिल्कुल ही उल्टा किया, उन्होंने राजपूत के अगेंस्ट वॉर छेड़ी। तो इसकी वजह से जो राजपूत थे उनमें एक मिसट्रस्ट सा हो गया, उनमें कोई ये नहीं रहा कि अब हम मुगल्स को सपोर्ट करेंगे ताकि उनका वेलफेयर हो सके। लेटर उनके बाद जो औरंगजेब के बाद जो मुगल्स थे उन्होंने कोशिश की कि रिकन्सिलेशन कर सकें, पर उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। मराठास जो थे, मराठास ने महाराष्ट्र से शुरुआत की थी, पर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया पे बना लिया था। जैसे कि गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड जैसे एरियाज में इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। लेटर जो मुगल्स थे उन्होंने इनको परमिशन दे दी थी कि वो जो अपने टैक्सेस हैं, चौथ और सरदेश मुखी, वो पूरे इंडिया में कलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो उन पर अटैक ना करे बार बार। तो चौथ जो है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, चौथ मतलब चौथाई। तो सिमिलरली जो टोटल रेवेन्यू होता था उसमें से 1/4, और सरदेश मुखी था कि चौथ के ऊपर 10%। तो ये दो मेजर टैक्सेस थे, ये मराठास कलेक्ट करते थे। फोर्थ रीजन इज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। तो इसमें क्या था कि इकोनॉमिक और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे जिसकी वजह से मुगल का डिक्लाइन हो रहा था। तो सबसे पहले जो है, उनके नोबल्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे, तो जागीर तो बची नहीं थी कि अब उनको कुछ दे सकें। तो औरंगजेब ने अपना एक तरीका लगाया, तो उन्होंने रिकॉर्ड पे लिख दिया कि आपकी जो जागीर है वहां से तो रेवेन्यू ही बहुत आ रहा है। पर प्रॉब्लम शुरू कब हुई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई कि जब जागीरदार ने कहा कि हाँ हायर इनकम आ रहा है तो अब हमको वो हायर इनकम दे भी दो। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए पेजेंट्री को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि हमारे रिकॉर्ड्स में लिखा है कि यहाँ से तो इनकी इतनी इनकम आ रही है तो आप हमें ज़्यादा दो। तो इसकी वजह से अब पीजेंट्री के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो किसान थे वो कितना ही दे सकते थे।
तो अब पीजेंट्री पे नहीं कर पा रही थी और उनका जितना भी रेवेन्यू होता था वो सब नोबल्स ले लेते थे, तो वो भी मुगल्स के खिलाफ हो गए। और नोबल्स अपना पूरा कलेक्शन कर नहीं पा रहे थे तो वो तो वैसे भी खिलाफ हो गए। सिमिलरली जो खालिस लैंड था वो कम होता जा रहा था। तो खालिस लैंड कौन सा था? जो सबसे फर्टाइल रेवेन्यू यील्डिंग लैंड थी, जहां से सबसे ज्यादा पैसा आता था मुगल्स को, वो लैंड भी खत्म होती जा रही थी। उसके बाद जो एम्परर्स और नोबल्स थे वो बिल्कुल एक जैसे थे, वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते थे। जैसे हमने मोहम्मद शाह का तो नाम ही मोहम्मद शाह रंगीला रख दिया था उनके लग्जूरियस लाइफस्टाइल की वजह से। तो इसकी वजह से अगर हम देखें कि रेवेन्यू के सोर्सेज है नहीं, खर्चा वो ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो अगर आपने सौम्या मैम का लेक्चर देखा हो जिसमें उन्होंने डेफिसिट की बात की थी, तो इनका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू कम होता जा रहा है, तो डेफिसिट बढ़ेगा तो क्राइसिस तो अपने आप ही आएगा। सिमिलरली कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी कि वो अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर पाए। जहां ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे थे, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और जो ट्रेड था उस पर भी अब यूरोपियंस ने अपना कब्जा किया हुआ था, तो रेवेन्यू के रिसोर्सेज ही बहुत कम होते जा रहे थे। फर्दर जो मुगल से वो जाने इसलिए चाहते थे कि उनका एम्पायर इतना बड़ा है, पर एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि अब उसको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से एडमिनिस्ट्रेट करना ही मुश्किल हो गया था। और शायद कर भी लेते अगर इनके रूलर्स ढंग के होते, पर जो रूलर्स थे वही बिल्कुल इनकम्पिटेंट थे। अब हम देखेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो रीजनल स्टेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है सक्सेसर स्टेट्स, दूसरा है इंडिपेंडेंट किंगडम्स, थर्ड इज न्यू स्टेट्स। तो जो सक्सेसर स्टेट्स हैं, सक्सेसर स्टेट्स आर दोज जिन्होंने मुगल से खुद को अलग तो कर लिया था, पर उन्होंने मुगल्स की अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं किया, मुगल्स की सोवरेनिटी को कभी चैलेंज नहीं किया। तो ऐसे स्टेट्स थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। इंडिपेंडेंट किंगडम्स वो ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि मुगल एम्पायर का कंट्रोल इन किंगडम्स पे बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज हो चुका था। तो ये एग्जांपल्स है मैसूर, केरला, राजपूत स्टेट्स, जो जैसे कि हमने देखा था कि राजपूत सब इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे और वो बिल्कुल अलग हो चुके थे। फिर न्यू स्टेट्स वो थे जो मुगल्स के खिलाफ लड़ाई करके इन्होंने जो न्यू स्टेट्स बना लिए थे, जैसे कि मराठास, सिख्स और जाट्स। तो रीजनल किंगडम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। आपको बस देखना है कि कौन था और किसने बनाया था। तो हैदराबाद को हमने हैदराबाद डिस्कस किया था जब हमने सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर की थी, तो असफ जाह मरने वाले थे, ये सब चीज़ें। तो असफ जाह, जिनको निज़ाम उल मुल्क या फिर किलिच खान भी बोला जाता है, इन्होंने हैदराबाद की फाउंडेशन की। सिमिलरली अवध को बुरहान उल मुल्क या फिर जिन्हें सादिक खान भी बोला जाता है, इन्होंने बनाया। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने बनाया। मैसूर में वोडियाज का रूल था, पर यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होती रहती थी फॉर द पार क्लेम, और लास्ट में हैदर अली यहाँ के रूलर बने और बाद में इनके बेटे टीपू सुल्तान थे। फिर केरला में मार्तंड वर्मा जो थे वो फाउंडर थे, इनकी कैपिटल ट्रावणकोर थी। रोहिला खंड जो थे उसके फाउंडर अली मोहम्मद खान थे। फारूखाबाद के फाउंडर मोहम्मद खान बंगश थे। तो ये कुछ रीजनल किंगडम्स हैं। बाद मेजर जो किंगडम्स थे वो थे राजपूत। तो इन्होंने बार बार 18th सेंचुरी से खुद को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश जारी कर दी थी, जिसकी वजह से मुगल्स का डिक्लाइन और रैपिड हो गया था। सिमिलरली सिक्स में जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने सिक्स को एक मिलिटेंट सेक्ट बना दिया था। मतलब सिर्फ एक धर्म ना होकर अब वो एक मिलिटेंट सेक्ट बन गया था जो लड़ाइयाँ भी करते थे। तो जब नादिर शाह का अटैक हुआ तो इन्होंने भी अपनी अथॉरिटी को रीगेन करने की कोशिश की। सिमिलरली बाद में सिक्स को यूनाइट करने के लिए इनको 12 मिसल में डिवाइड कर दिया गया था, तो इससे इनकी यूनिटी बनी रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे महाराजा रंजीत सिंह, इन्होंने पंजाब को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि पंजाब वॉज वन ऑफ द लास्ट रीजन्स टू फॉल टू ब्रिटिश कंट्रोल। ये शुक्र चक्या मिसल को बिलोंग करते थे। और जो ट्रेजिडी अगर हम देखें मुगल्स के साथ हुई, वही महाराजा रंजीत सिंह के साथ भी हुई कि इनके भी जो सक्सेसर्स थे वो बिल्कुल निकम्मे थे, और इसकी वजह से ही ब्रिटिश इन पे कब्जा कर पाए। सिमिलरली जो मराठास थे, मराठास ने ना सिर्फ मुगल्स की नाक में दम किया, पर उसके बाद इन्होंने EIC की नाक में भी बिल्कुल दम करके रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि ये जो रीजनल स्टेट्स थी, इनकी नेचर क्या थी और इनकी लिमिटेशंस क्या थी।
तो जैसा कि हमने देखा था कि ये रीजनल स्टेट्स अलग तो होते थे, पर ये बिल्कुल ही अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते थे, मतलब सोवरेनिटी मान के चलते थे। तो दे मेंटेन देयर टाइज विद मुगल अथॉरिटी, और एम्परर को उनकी इम्पोर्टेंस उनको एक्नॉलेज किया जाता था। तो चाहे अगर वो रिबेल थे, चाहे उनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको वो मुगल्स को ही सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे। जो इनकी पॉलिटी थी वो रीजनल थी कैरेक्टर में, और ये बहुत सारे ग्रुप्स के सपोर्ट के साथ अपनी पॉलिटी को चला रहे थे, जैसे जमींदार, जागीरदार, इनकी मदद से ही ये रीजनल स्टेट रूल कर रहे थे। पर इनकी मेजर लिमिटेशंस क्या थी? तो इनका जो फाइनेंशियल था, एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो साउंड सिस्टम नहीं था, तो बहुत ही वीक सिस्टम थे ये सारे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये भी बैकवर्ड थे, और ये आपस में ही लड़ते रहते थे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। जागीरदारी क्राइसिस जो था वो इनके अंडर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। ट्रेड फिर भी अच्छा चल रहा था, पर बाकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से सफ़र कर रही थी। अब हम देखेंगे कि इस टाइम पे जो रीजनल स्टेट्स थे इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही एक लैंड ऑफ कंट्रास्ट था। लैंड ऑफ कंट्रास्ट क्यों? क्योंकि जो अमीर थे वो ज़रूरत से ज़्यादा अमीर थे और वो एक्सट्रीम लग्जरी में रह रहे थे, पर जो गरीब थे वो बिल्कुल ही गरीब थे और वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे। पर कहा जाता है कि चाहे वो इस टाइम पे कितनी भी गरीबी में थे, पर ये गरीबी जो लोगों ने ब्रिटिश के अंदर फेस की उससे बहुत बेटर थी। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर देखते हैं। एग्रीकल्चर जो था टेक्निकली बैकवर्ड था। कोई भी इंपॉर्टेंट इनोवेशन नहीं की जा रही थी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और लेबर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे क्योंकि उनको स्टेट को बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे थे। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस भी किया था कि जागीरदार जो थे उनको बोला जाता था कि आपकी जागीर से तो बहुत इनकम आ रही है, तो वो इन पे बहुत प्रेशराइज करते थे कि हमें और ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, तो इसलिए लेबर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। सेकेंड इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री हमने हमेशा देखा है कि इंडिया सोने की चिड़िया क्यों थी, क्योंकि यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इनकी विदेशों में भी डिमांड होती थी। तो हम सेल्फ सफिशिएंट थे इन चीज़ों में, तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर हम उल्टा इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। तो इसकी वजह से इंडिया को गोल्ड सिंक भी बोला जाता था कि सारा पैसा बस इंडिया में ही आकर गिर रहा है। थर्ड इज स्टेटस ऑफ एडुकेशन। तो जो एडुकेशन का स्टेटस था वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल था। फिर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं रिनाइसा या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो जहाँ पे वो लोग गैलीलियो जैसे लोग फिजिक्स को डिस्कवर कर रहे थे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर कर रहे थे, मैथ्स और साइंसेस में मेजर स्ट्राइड्स हो रही थी, इंडिया में हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल पढ़ाई कर रहे थे। सिर्फ लॉ कि कैसा कानून चाहिए, लिटरेचर को देख रहे थे, रिलीजन में बहुत फोकस था, फिलॉसफी और लॉजिक। हमने बिल्कुल ही नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को साइडलाइन कर दिया था। तो ओरिजिनल थॉट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्करेज होता गया। पर ऑन द अदर हैंड जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो बहुत वाइड स्प्रेड थी। जैसे हिंदूज़ के लिए पाठशालास थी, मुस्लिम्स के लिए मकतब्स थी। तो एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से थी, और इस एजुकेशन में आता क्या था? रीडिंग, राइटिंग और बेसिक अरिथमेटिक। और अगर देखा जाए तो हम कहते थे कि जैसे छोटी कास्ट जो होती थी उनको अलाउड नहीं करते थे, पर इस टाइम पे लोअर कास्ट तो फिर भी दिख जाती थी स्कूल्स में, फीमेल्स वर नॉट अलाउड। इनकी प्रेजेंस बहुत ही रेयर होती थी। सिमिलरली हायर एजुकेशन के भी इंस्टीट्यूट थे। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन थी तो हायर एजुकेशन भी थी। उनको चतुष्पतीज या टोल्स भी कहते थे ये। और फिर मदरसाज होते थे, जहाँ मदरसाज में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों जाते थे, क्योंकि मदरसा में पर्शियन सिखाई जाती थी। पर्शियन कोड लैंग्वेज थी मुगल्स की, तो इसलिए हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को सीखनी पड़ती थी। और यहाँ पे अरेबिक भी पढ़ाई जाती थी, तो जिनको कुरान में प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी होती थी वो मदरसा में जाते थे। सोसाइटी का सेटअप कैसा था, कि सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी? तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कास्ट थी, बहुत ज़्यादा ही सेक्ट्स थी। तो अगर कास्ट है, 4 वर्णस हैं, तो उसके अंदर भी अलग अलग कास्ट हो जाती थी। तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, डिसयूनिटी कह सकते हैं। पर जो सेम अभी इंडिया का हाल है वैसा ही कुछ उस टाइम में भी था, कि अभी भी जैसे हम बहुत तरह तरह के लोग हैं, अलग रंग है, वेशभूषा अलग है, कास्ट अलग है, रिलीजन्स अलग है। तो उस टाइम पे ऐसा भी था
उस टाइम पे भी यही सब था, पर एक ब्रॉड कल्चरल यूनिटी थी कि चाहे हम बिल्कुल अलग हैं पर हम हैं तो इंडिया का ही पार्ट हैं। वैसा सिस्टम उस टाइम पे भी था। फैमिली सिस्टम जो था वो एक्सट्रीमली पेट्रियार्कल था। पेट्रियार्कल सिस्टम होता है जिसमें घर का मुखिया जो होता है वो मेल मेंबर होता है और विमेन की इतनी से नहीं होती है। तो और कास्ट हमारा मेन सेंट्रल फीचर था हर सोसाइटी का। और उसके बाद मुस्लिम्स में भी यही था कि अगर हम कहें कि मुस्लिम्स में तो कास्ट नहीं होती, तो उनमें भी थी कि उनमें शिया और सुन्नी का वो बहुत मेजर डिवाइड होता है, वो था। रिलीजियस कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा थी। औरंगजेब के टाइम में ये मेजर फीचर था कि वो सभी धर्मों को लोगों को ज़बरदस्ती मुस्लिम्स बनाते रहते थे। तो ऐसी रिलीजियस कन्वर्जन्स बहुत प्रोमिनेंट थी। और कास्ट ही था जो कि मेजर डिवाइसिव फोर्स थी, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ इंडिया 18th सेंचुरी में। अगर वुमेन की इंडिविजुअल पोजीशन देखिए तो वो बिल्कुल भी मतलब बहुत लो पोजीशन थी वुमेन की। कंट्रास्ट अगर हम देखें तो ये था कि अपर क्लास की जो वुमेन थी वो होम तक ही लिमिटेड थी, मतलब वो घर में ही रह के जो करती थी वो सब करती थी। पर जो लोअर कास्ट की वुमेन थी उनको बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए, क्योंकि इनकम्स इतनी कम थी, इतने ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस थे, तो इनको अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए बाहर जाकर काम करना पड़ता था। बाकी जो सोशल इवल्स जो अभी तो इनमें से काफ़ी इस टाइम पे भी प्रेवलेंट है, पर उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था, जैसे पर्दा सिस्टम था, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, विडोज़ की रीमैरिज का टाबू और डाउरी सिस्टम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। स्लेवरी मिनांस, इसमें भी वही था कि जो स्लेव्स का लेन देन बहुत ज़्यादा था। लोग अपने आप को या फिर अपने बच्चों को बेच देते थे क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, कि वो गरीबी बहुत ज़्यादा थी, फेमाइंस थे, नेचुरल कैलामिटीज़ जब हो जाती थी तो अगर आप अपना ही पेट नहीं पाल पा रहे हो तो आप अपने बच्चों को कैसे देखोगे। और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो जो हायर क्लासेस होती थी वो स्लेव्स किस लिए रखती थी, ताकि वो अपने घर के काम वगैरह करवा सकें। बट अगेन यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो स्लेवरी मुगल्स के टाइम पे थी वो बहुत बेटर थी जो स्लेवरी ब्रिटिशर्स के टाइम पे या फिर पोर्चुगीज ने जो स्लेवरी की थी उससे तो बहुत बेटर थी। फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर देखते हैं। तो जब भी कोई रूलर्स आते थे या फिर कोई भी रूल होता था तो उस टाइम पे वो इंडिया में एक अपनी अलग सी छाप छोड़कर जाते थे। तो जब मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू किया तो जो आर्टिजन्स थे, स्किल्ड हैंडीक्राफ्ट्स वाले वर्कर्स थे, उनकी पेट्रनेज कम हो गई। तो इसलिए वो अब नए जो स्टेट्स बनते जा रहे थे उनमें मूव करना शुरू कर गए। तो हम मेजर देख लेते हैं कि इस टाइम पे मेजर डेवलपमेंट्स क्या थी। असफउद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनाया लखनऊ में। सवाई राजा जय सिंह ने पिंक सिटी ऑफ जयपुर बनाया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार CDS ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई उन्होंने। जिस मोहम्मद शाही नाम का एक कैलेंडर भी बनाया जिससे एस्ट्रोनॉमी को स्टडी किया जाता है। तो ये अब नॉर्थ का हो गया, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया। केरला में पद्मानभपुरम पैलेस भी बनाया गया। पेंटिंग अगर देखें, आर्ट में राजपुताना और कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग बहुत फेमस हो गई, और ये आप नितिन सिंघानिया में पढ़ेंगे जब आप अपना आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। और लिटरेचर में उर्दू लैंग्वेज और पोइट्री बहुत फेमस होने लगी। मीर, सौदा, नाजिर, गालिब जैसे पोइट इस टाइम पर बहुत फेमस हुए। सिमिलरली साउथ इंडिया में मलयालम लिटरेचर को बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट मिली क्योंकि ट्रांवकर रूलर्स जो थे इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे थे। तमिल लिटरेचर में भी सितार पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसके जो सबसे मेजर एक्सपोनेंट हैं वो है तायू मनवर, और इन्होंने बहुत सारे सोसाइटल रिफॉर्म की मूवमेंट किए सितार पोइट्री के थ्रू। पंजाब में हीर रांझा लिखी गई वारिस शाह के द्वारा। सिंधी में रिसालो इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसको शाह अब्दुल लातिफ ने लिखा था। तो हम देख सकते हैं कि जो रीजनल स्टेट्स हैं उसमें कितनी ज़्यादा आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए एक बार में कवर करने के चक्कर में थोड़ी स्पीड से पढ़ाया गया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम।